हेलो बच्चों, तो हम लोग देख रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पीवाईक्यू देख रहे थे। हम लोगों ने नीट का लगाया था, फिर उसके बाद हम लोग आईआईटी का पीवाईक्यू लगा रहे थे। तो नीट और आईआईटी का पैटर्न सेम है, सिलेबस सेम है, आता एनसीईआरटी से, बनाना एनटीए है, बिल्कुल सेम पैटर्न है, बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। जबकि जेईई मेंस का क्वेश्चन एकदम ये एनसीईआरटी बेस्ड, एक लेटेस्ट क्वेश्चन एकदम एनसीईआरटी बेस्ड होता है। अगर आप इसको लगा लेते हैं तो आपको नीट 2026 का पेपर बिल्कुल नया नहीं लगेगा, एकदम जैसे आपको लगेगा कि एकदम टेस्ट पेपर दे रहे हैं। तो बिल्कुल वहाँ पे नया नहीं लगने वाला है। तो हम लोगों ने ये जे पहला पैटर्न क्या होता है, नीट और जेई का पहला पैटर्न, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पहला क्या पैटर्न है नीट का, तो पहला पैटर्न है आपका वर्नर थ्योरी से क्वेश्चन। दूसरा क्या पैटर्न हम लोगों ने देखा, आईपीएससी से क्वेश्चन। तीसरा पैटर्न हम लोगों ने क्या देखा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आइसोमेरिन से क्वेश्चन। चौथा पैटर्न हम लोगों ने क्या देखा, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन। फिर अगला पैटर्न क्या है हमारा, क्या पढ़ा हम लोगों ने, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के क्वेश्चन है। फिर लास्ट हम लोग का है ये एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड से। जो नीट का सिलेबस वही आईआईटी सिलेबस, नीट और आईआईटी दोनों एनसीईआरटी से आते हैं, दोनों एनसीईआरटी बेस्ड हैं। आईआईटी में जेईई मेंस में ये थोड़ा सा लेटेस्ट क्वेश्चन हमें मिल जाता है, तो हमें इसका बड़ा फायदा हो जाता है, क्योंकि हमें एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन मिल जाता है। इससे बाहर तो एक अच्छा नहीं आने वाला है। जबकि नीट में अभी रिसेंट में हुआ है, तो नीट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं मिल पाते, बहुत पुराने पुराने क्वेश्चन है, 2017 के पहले बहुत पुराने क्वेश्चन है, तो वो थोड़ा सा फीलिंग नहीं आता है। इसमें क्या है कि हर एक लाइन से क्वेश्चन एक एक साल में कई सारे सेट हो जाते हैं, तो हमें एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी के लाइन क्वेश्चन एकदम लेटेस्ट मिल जाते हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस बड़ा बहुत हाई हो जाता है, एनसीईआरटी एकदम तैयार हो जाती है। तो देखिए नीट और आईआईटी का लास्ट पैटर्न जो नीट में आता है वो किससे पूछा जाता है क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो देखिएगा क्या क्वेश्चन बनता है यहाँ से, एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, इससे एक अक्षर बाहर नहीं आएगा, जो आएगा इसी से आएगा। ठीक है, पीआईक्यू ये आएगा, एक अक्षर बाहर से नहीं आएगा। तो देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आईआईटी 2019 का। तो आईआईटी 2019 में पूछा गया द कंपाउंड यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। तो लेड पॉइजनिंग में कौन इस्तेमाल करते हैं, ईडीटीए। एनसीईआरटी का लास्ट वाला पेज पढ़िएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का लास्ट पेज पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे, तो ये ईडीटीए होता है। और एनसीईआरटी के लास्ट पेज में लिखा है डी पेनिसिलामिन जो होता है ये चीलेटिंग लिगेंड होता है। कैसा होता है, चीलेटिंग लिगेंड, इसको बताया एनसीईआरटी ने। और ये डिसफेरिऑक्साइम भी, इसको भी एनसीईआरटी ने क्या बताया, चीलेटिंग लिगेंड बताया। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर का लास्ट पेज देखेंगे तो यहाँ पे ये चीलेटिंग लिगेंड बताया इसको। तो ये और ये सिस्प्लेटिन किसमें इस्तेमाल होता है, इनहिबिशन ऑफ ट्यूमर, यानी कैंसर ट्रीटमेंट में आप सिस्प्लेटिन का इस्तेमाल करते हैं। तो एनसीईआरटी का लाइन, एनसीईआरटी का लाइन इसका इस्तेमाल यानी कैंसर ट्रीटमेंट में करते हैं, या इनहिबिशन, या ये बोल दे इनहिबिशन ऑफ, इनहिबिशन ऑफ ये ट्यूमर ग्रोथ, ट्यूमर ग्रोथ। तो ये ट्यूमर ग्रोथ को रोकता है, यानी सिस्प्लेटिन इसका इस्तेमाल करते हैं। सब एनसीईआरटी की लाइन है, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन एकदम क्लियर है। तो इसका हमसे पूछा था कि लेड पॉइजनिंग में कौन इस्तेमाल होता है, ईडीटीए। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आईआईटी 2019 का, देखो फिर वही एनसीईआरटी की लाइन कर रहा है कंपाउंड दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर। तो बताओ ग्रोथ ऑफ ट्यूमर को कौन रोकता है, यानी कैंसर ट्रीटमेंट में किसका इस्तेमाल किया जाता है, सिस्प्लेटिन का। यहाँ पे क्या दिया है, ट्रांस, तो ये वाला ऑप्शन गया। यहाँ पे क्या दिया है, ट्रांस, ये वाला ऑप्शन गया। अच्छा सिस्प्लेटिन में पैलेडियम होता है कि प्लेटिनम होता है, प्लेटिनम होता है, और Cl2NH3 का होल्टवाइज होता है। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन आईआईटी 2019 एनसीईआरटी की लाइन का क्वेश्चन। अगला अगला आईआईटी 2019 का, आईआईटी 2019 का क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, किस वजह से इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। तो देखो किस वजह से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कहते हैं। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड आपको बताया गया था, तो जैसे आपको बताए हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, जैसे कहने का मतलब ये हुआ कि मेटल और कार्बन के बीच के बॉन्ड को बोलते हैं आर्गेन, नाम में छुपा है, नाम में छुपा है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी के लाइन का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में फिगर भी दिया है, एनसीईआरटी का है। तो ऑर्गेनो का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक शब्द का मतलब होता है कार्बन, क्या होता है कार्बन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेटेलिक, यानी कार्बन और मेटल
कार्बन और मेटल के बीच के जो बॉन्ड बनता है उसे जो कार्बन और मेटल के से जो कंपाउंड बनते हैं उसे बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मैंने कल कई सारा बताया था, एक क्या हो जाएगा, मेटल कार्बोनिल। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में ये होता है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, और सिग्मा और पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एग्जांपल क्या है, जैसे ग्रिगनाल रीजेंट, जैसे फ्रैंकलैंड रीजेंट, जैसे गिलमन रीजेंट, ये सब क्या है, जैसे जिगलर नेटा कैटालिस्ट, ये सब क्या है, सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में मैंने आपको बताया था जेइस साल्ट, जैसे आपका है फेरोसिन, ये क्या हो जाएगा, जैसे हो जाएगा आपका मेटालोसिन, ये है आपका पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और ये सिग्मा और पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड का एनसीईआरटी में एग्जांपल दिया है मेटल कार्बोनिल। अब तो हम देखते हैं मेटल कार्बोनिल का एनसीईआरटी में दिया है, तो मेटल कार्बोनिल किसको बोलते हैं, तो देखिए मेटल कार्बोनिल किसको बोलते हैं, तो मेटल कार्बोनिल कहने का मतलब ये हुआ, देखना, तो मेटल कार्बोनिल में, अच्छा ये बताओ, अगर मैं बात करूं ये क्रोमियम का, तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24, तो इससे कितना ये कार्बोनिल जोड़ा जाए, कितना कार्बोनिल जोड़ा जाए, तो इससे कितना कार्बोनिल जोड़ा जाए, तो बताओ क्रोमियम का होता है 24। हर कोई अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस के बराबर करना चाहता है, यानी ये कितना करेगा 36, 24 में कितना जोड़ दे कि 36 हो जाए 12, और एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन लेके आता है तो ये क्या हो जाएगा 6 दूनी, ये क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी इसका 24 हो जाएगा। आप जानते हैं यहाँ पे देखिए क्या होगा, क्रोमियम सेंट्रल मेटल है और ये एक लिगेंड आया तो क्रोमियम का 24 होता है, 24 2 26, और 26 2 28, 28 और 2 30, और 30 और 2 32, और 32 और 2 32 और 2 34, और 34 और 2 क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी इसमें कितने ही हो जाएंगे। अच्छा यहाँ बताइए ये क्या है मेटल और ये क्या है कार्बन, तो ये कैसा है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे बताइए आपने देखा होगा आयरन 26, आयरन का कितना होता है 26, तो इससे कितने कार्बोनिल लगेंगे, तो आयरन का 26 होता है, कितने कार्बोनिल लगेंगे, तो बताइए कितने कार्बोनिल लगेंगे, आयरन का 26 होता है तो 26 का कितना ये बताओ, 26 इसको 36 करना है तो कितना, ये एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन लेके आएगा तो ये कितना हो जाएगा 26 और ये 5 दूनी 10, कितना हो जाएगा 36, यानी ये आपका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। जैसे निकिल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, आयरन का 26 हो जाएगा, ये आयरन का 26 हो जाएगा, यहाँ 5 लग जाएगा। अच्छा निकिल की बात करें तो निकिल से कितना कार्बोनिल लगाएंगे, तो निकिल से कितने कार्बोनिल लगाएंगे, तो निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28, और इसको 36 करने के लिए इसके कितना चाहिए 8 चाहिए, तो यानी यहाँ पे कितना लगाएंगे 4, यानी ये भी मेटल कार्बोनिल है, क्योंकि यहाँ पे बताइए निकिल हो गया 28, 28 और 2 क्या हो जाएगा 30, और 30 और 2 32, 32 और 2 34, और 34 और 2 36, ये हो गया, ये यानी मेटल और कार्बन के बीच है तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। यहाँ आयरन का कितना होता है 26, और 26 होता है तो 26 और 2 28, 28 और 2 30, और 30 और 2 30 और 2 क्या हो जाएगा 32, 32 और 2 34, और 34 और 2 36। एनसीईआरटी में बना है आपका, एनसीईआरटी में दिया है आपको ये सब। अच्छा अगला है, अगर मैं बात करूं मैग्नीज की, तो मैग्नीज की कर लेते हैं, तो मैग्नीज का देखना कैसा होगा। मैग्नीज का अगर करने जाएंगे तो मैग्नीज का क्या होता है, मैग्नीज में कितने कार्बोनिल जुड़ेंगे, तो मैग्नीज का 25 होता है, तो ऐसा कुछ मतलब कि डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो इसको 2 गुना कर दे, ये 2 लगा दें और क्या हो जाएगा CO10, तो इसको याद रखना मैग्नीज का कितना हो जाएगा M2CO10। जैसे कोबाल्ट का कितना होता है 27 और 36 करना है तो इसको 2 लगा दें और क्या हो जाएगा CO8। देखो इसको वैलेंसी कैसे पूरा किया, तो यहाँ देखो इसका पूछा गया है, ये डायग्राम दिया गया है और इसी से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है नीट और IIT में, ये कई बार क्वेश्चन पूछा है। तो बताओ मैग्नीज का कितना होता है 25, मैग्नीज का कितना होता है 25, और यहाँ बताइए दूसरा मैग्नीज बना देंगे तो ये बताओ, यानी मैग्नीज का 25 होगा, एक इससे बॉन्ड आ जाएगा तो मैग्नीज का कितना हो गया 26, और 26 और 2 ये 26 और 2 28, 28 और 2 30, और 30 और 2 32, 32 और 2 34, 34 और 2 36, 5 इधर लग गया, ठीक है 5 इधर लग गया। अच्छा इधर भी देखेंगे तो मैग्नीज का कितना होता है 25, और एक इससे आ गया तो क्या हो जाएगा, एक इससे आ गया तो आपका हो जाएगा ये 26, और 26 और 2 28, 28 और 2 30, और 30 और 2 32, 32 और 2 34, और 34 और 2
36 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे बताओ ये 5 किनारे इधर लग गया, 5 इधर, तो कितना हो जाएगा 10। अच्छा, कोबाल्ट का एनसीईआरटी में दिया है, एनसीईआरटी में डायग्राम दिया है कोबाल्ट में। बताइए, ये मेटल कार्बोनिल है, मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड पाए जा रहे थे, ये ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है, और ये इसमें सिनर्जिक इफेक्ट भी पाया जाता है। अच्छा देखना, कोबाल्ट का कैसे बनाएंगे, तो कोबाल्ट का होता है 27, तो ऐसे 2 कोबाल्ट को ऐसे ये सेंटर में बनाएंगे, तो कोबाल्ट का होता है 27, और 27 और एक बॉन्ड बन जाएगा, क्या हो जाएगा 28, 28 और 2 ये क्या हो जाएगा 30, और 30 और 2 32, 32 और ये 32 और 2 34। ठीक है, इधर भी बना लेंगे, और यहाँ पे बताओ ये 27 एक 28, 28 2 30, 30 2 32, 32 और 2 34, कितना हो जाएगा 34। अब फिर 2 बचा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्रिज में चला जाएगा, ये यानी ये ब्रिज में चला जाएगा, तो यहाँ बताओ ये 28, 27 एक 28, 28 2 30, 30 2 32, एक 34, 34 और एक क्या हो जाएगा 35, अब 35 और एक क्या हो जाएगा 36। ये इस तरीके से जुड़ जाएगा। कोबाल्ट का होता है 27, 27 और 2 30, 27 से 27 एक 28, 28 2 30, 2 32, 2 34, एक 35, और क्या हो जाएगा 36। और यहाँ पे इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इस वाले एग्जाम्पल में ये जो किनारे साइड हैं ये नॉर्मल लिगेंड है, किनारे साइड है ये जो क्या है नॉर्मल लिगेंड, तो यहाँ पे इसको नॉर्मल, तो बताओ इस वाले कंपाउंड में नॉर्मल लिगेंड कितना है, इसका नॉर्मल लिगेंड टोटल है, नॉर्मल लिगेंड यानी जो किनारे साइड है उसको बोला जाता है नॉर्मल लिगेंड, और इसमें नॉर्मल लिगेंड जो है वो कितना है, कितना हो जाएगा 6, 8 में से 6 जो है नॉर्मल लिगेंड। अच्छा, यहाँ पे बताओ कोबाल्ट में ये जो बीच वाला है इसको बोलते हैं ब्रिज लिगेंड, इसको क्या बोला जाता है ब्रिज लिगेंड। तो इसमें ब्रिज लिगेंड कितना हो जाएगा, ब्रिज लिगेंड आपका हो जाएगा 2, 8 में से 2 ब्रिज लिगेंड हो जाएगा, और 6 क्या हो जाएगा नॉर्मल लिगेंड। जबकि इस वाले केस में बताइए इसमें कितने नॉर्मल लिगेंड है, तो इसमें कितने नॉर्मल लिगेंड है, तो देखिए कितने नॉर्मल, तो किनारे साइड जो होंगे वो नॉर्मल लिगेंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो यानी यहाँ नॉर्मल लिगेंड कितना है 10, और यहाँ पे ब्रिज लिगेंड कितना है, ब्रिज लिगेंड कितना है 0, क्योंकि इसके 2 मेटल के बीच में कोई ब्रिज लिगेंड नहीं है। क्लियर है, समझ में आया। तो इसी पे ढेर सारा क्वेश्चन, तो देखो IIT 2019 का कह रहा है कि ये जो Mn2CO10 है ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ड्यू टू, तो ये शब्द ये किस वजह से है, ये मैग्नीज मेटल और कार्बन के बॉन्ड की वजह से, मेटल और मेटल के बॉन्ड वजह से इसका नाम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पड़ा ये। और क्या कहते हैं तीसरा ऑप्शन है, तीसरा है मेटल और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड होने की वजह से इसका नाम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पड़ा, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड होने की वजह से इसका नाम ऑर्गेनोमेटिक कंपाउंड पड़ा। तो ये किस वजह से इसका ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नाम पड़ा, क्योंकि ये मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड होता है, इस वजह से ऑर्गेनो का मतलब क्या होगा ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक का मतलब क्या होगा कार्बन, और ये क्या हो जाएगा मेटल, मेटल का मतलब क्या हो जाएगा मेटल, और मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड होने की वजह से इसका नाम होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। और इसका एनसीईआरटी में स्ट्रक्चर देखो कैसे बनाया जाता है, तो मैग्नीज का कितना होता है 25, तो ये 2 मैग्नीज को सेंट्रल एटम बनाएंगे, अब 25 और एक बॉन्ड बना देंगे 26, और 26 और 2 ये 28, 28 2 30, और 30 और 2 32, 32 और 2 34, और 34 और 2 36। और यहाँ बताइए ये 25 और 26, और 26 2 28, 28 और 2 30, 30 और 2 32, 32 और 2 34, और 34 और 2 36, ये हो जाएगा। तो इसमें नॉर्मल लिगेंड कितना है 10, और ब्रिज लिगेंड कितना है 0। तो हमसे फिलहाल ये पूछा था ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्यों है, क्योंकि मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड पाया जाता है, इस वजह से इसका नाम क्या होता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अगला, जैसे IIT 2004 का क्वेश्चन है, तो कह रहा है ये RMgX है, यानी ये ग्रिग्नॉल रिडन है, ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, और ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन सा है सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, क्योंकि इसका किस वजह से इसका नाम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पड़ा, क्योंकि आर्गन का ये ऑर्गेनो का मतलब क्या हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब क्या हो जाएगा कार्बन और मेटल के वजह से इसका नाम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पड़ा। यानी इस कंपाउंड का ग्रिग्नॉल रिडन का नाम ये यहाँ पे ये क्या है कार्बन, और यहाँ पे क्या है ये मेटल, इसके बीच बॉन्ड होने की वजह से इसका नाम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड पड़ा। और इनके बीच कार्बन और मेटल के बीच कैसा बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, तो ये होगा सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अगर इसमें इसके बीच में पाई बॉन्ड होता तो पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, अगर इसके बीच में सिग्मा और पाई दोनों होता तो इसको बोलते हैं सिग्मा पाई ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो बताओ इसके किस वजह से बॉन्ड ये है मेटल
और हैलोजन के बॉन्ड की वजह से ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं? नहीं। कार्बन और हैलोजन के बीच के बॉन्ड की वजह से इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं? नहीं। अच्छा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड की वजह से इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं? नहीं। अच्छा, कार्बन और मेटल के बीच बॉन्ड होने की वजह से इसका नाम क्या होता है? ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। क्लियर है? अच्छा, अगला अगला क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एप्लीकेशन से एनसीईआरटी के लाइन का क्वेश्चन, आईटी 2023। ये सब क्वेश्चन आपको नीट में नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि नीट में उनको ज़्यादा मौका नहीं मिलता। अब यही नीट में आ जाएगा, तो ये पहली बार जब नीट में आएगा तो ये नया क्वेश्चन हो जाएगा, नीट वालों के लिए क्या हो जाएगा? नया क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि नीट में आपको एक साल में एक ही पेपर बनाना है और 45 क्वेश्चन में सभी एडजस्ट करना है। तो ये जब पहली बार अगर ये क्वेश्चन नहीं लगा के गए, इस टाइप के क्वेश्चन नहीं लगा के गए, और जब पहली बार क्वेश्चन आएगा तो आपको ये क्वेश्चन नया लग जाएगा, क्योंकि नीट में आपको आदत नहीं, ये सब अभी पूछा, ये बहुत कम इसमें से पूछा गया है। तो यही एनसीईआरटी बेस्ड है, और जब पहली बार यही एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन बना देगा, यही एनसीईआरटी की लाइन ऐसे दे देगा, तो आपके लिए वहां पे नया हो जाएगा। तो इसीलिए ये थोड़ा सा ये लगाने से आपको कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, नीट 2026 का पेपर बिल्कुल आसान लगेगा, एकदम एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। ये देखो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन है, तो यही आने वाला है। क्लियर है? तो नीट 2000 ये आईटी 2023 का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का लाइन का क्वेश्चन। तो देखिए हमसे कह रहा है कि मिस मैच कॉम्बिनेशन, किसमें ये सही मैच नहीं है, तो एनसीईआरटी का लाइन है। वो लास्ट वाले पेज का देखिए, क्लोरोफिल के अंदर कोबाल्ट होता है कि मैग्नीशियम होता है? क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है, यानी ये सही मैच नहीं है, ये बात तो गलत है। अच्छा, वाटर की हार्डनेस ये किससे दूर होता है? ईडीटीए से, बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी की लाइन है। ये वाटर की हार्डनेस क्या है? ये ईडीटीए दूर करता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, फोटोग्राफी में, ये फोटोग्राफी में क्या होता है? फोटोग्राफी में ये आप एजीसीएन का होल्ट ये इस्तेमाल करते हैं, एजीबीआर इस्तेमाल करते हैं। फोटोग्राफी में एजीबीआर इस्तेमाल किया जाता है, ये इस्तेमाल नहीं किया जाता है। एनसीईआरटी की लाइन, यानी ये वाला मैच गलत है। अच्छा, अगला विल्किंसन कैटालिस्ट, हाँ बिल्कुल सही बात है, ये ट्राइफेनिलफास्फिन रोडियम क्लोराइड को ही विल्किंसन कैटालिस्ट कहा जाता है, एनसीईआरटी की लाइन। अच्छा, अगला है चिलेटिंग लिगेंड, डी पेनिसिलामीन होता है, हाँ सही बात है, एक होता है डी पेनिसिलामीन और एक होता है ये क्या होता है? फेरी डिस्फेरी ऑक्साइम डी होता है, एनसीईआरटी की लाइन का क्वेश्चन। ये बात भी सही है। तो हमसे कहा था कौन सा मिसमैच है, तो कौन सा मिसमैच है? ए और सी। तो कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन, आईटी 2023 एनसीईआरटी की लाइन। एकदम लाइन टू लाइन क्वेश्चन बना है, एकदम एग्जैक्ट उठा के लाइन टू लाइन क्वेश्चन बना है। यही लेटेस्ट क्वेश्चन है, यही एनसीईआरटी है, और इसी टाइप का कुछ पैटर्न होने वाला है नीट 2026 का। क्लियर है? अगला अगला है नीट 2000 ये आईटी 2023 का क्वेश्चन, द कॉम्प्लेक्स दैट डिजॉल्व इन वाटर, द कॉम्प्लेक्स दैट डिजॉल्व इन वाटर। तो बताइए इसमें कौन सा पानी में डिजॉल्व हो जाएगा? तो ये बताओ, ये आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिख रहा है, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। ये आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिख रहा है, तो ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। ये आपको कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिख रहा है, क्योंकि यहाँ एक सेंट्रल मेटल है, यहाँ पे भी एक सेंट्रल मेटल था, यहाँ पे भी एक सेंट्रल मेटल था, तो यहाँ पे भी एक सेंट्रल मेटल है। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, तो ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होगा। जबकि यहाँ पे 3 सेंट्रल मेटल हो गया, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है, तो यही वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। ये एक्चुअल में डबल साल्ट टाइप का है, तो ये पानी में जाने के बाद अपने आयन में टूट जाएगा। बाकी सब कॉम्प्लेक्स साल्ट है, तो अपने आयन में नहीं टूटेगा। आईआईटी 2023। अगला अगला आईआईटी 2024 एनसीईआरटी के लाइन का क्वेश्चन। तो आईआईटी 2024 का एनसीईआरटी के लाइन का क्वेश्चन, तो क्वेश्चन पढ़िए, आईआईटी 2024 एनसीईआरटी के लाइन का क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं रखा है, देखिए पढ़िए। तो क्वेश्चन में कह रहा है, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला वाला पढ़िए, तो कह रहा है एथेन 1,2 डाइएमीन चिलेटिंग लिगेंड होता है क्या? हाँ बिल्कुल सही बात है, ये एथेन 1,2 डाइएमीन चिलेटिंग लिगेंड होता है। तो ये एथिलीन डाइएमीन यानी एथेन 1,2 डाइएमीन जो होता है, ये क्या होता है? चिलेटिंग लिगेंड होता है। क्यों चिलेटिंग लिगेंड होता है? क्योंकि ये बाइडेंटल लिगेंड होता है, और ये सेंट्रल मेटल से एक क्या बना लेता है? रिंग बना लेता है। इस वजह से इसका नाम क्या हो जाता है? चिलेटिंग लिगेंड। यानी बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी की लाइन है, ईडीटीए जो होता है चिलेटिंग लिगेंड होता है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, अगला स्टेटमेंट पढ़िए, मेटेलिक एल्युमिनियम इज प्रोड्यूस बाय ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ
क्रायोलाइट, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड का मतलब क्या हो जाएगा, Al2O3, और ये क्या हो जाएगा, क्रायोलाइट से ये इन प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट के प्रेजेंस में, तो ये क्या हो जाएगा, क्रायोलाइट के प्रेजेंस में ये आपको मेटेलिक एल्युमिनियम देगा। इसी से तो निकालते हैं, यही तो और है, यही तो और है, बॉक्साइट और है, इसी से आपको एल्युमिनियम निकाला जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। अच्छा, अगला, साइनाइड आयन यूज्ड एज लिगेंड फॉर लीचिंग ऑफ सिल्वर, हाँ बिल्कुल सही बात है। ये जो सिल्वर होता है, ये क्या होता है, साइनाइड के साथ ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है, और इसका वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है, यहाँ पे AgCN का होल ट्वाइज, और यहाँ क्या हो जाएगा, -1 NCERT का लाइन, यानी ये बात भी सही है। अच्छा, कह रहा है कि चौथा ये पढ़िए, अगला वाला पढ़िए, फास्फीन एक्ट एज लिगेंड इन विल्किंसन कैटालिस्ट, नहीं, विल्किंसन कैटालिस्ट में फास्फीन नहीं होता है, क्या होता है, ट्राइफेनिल फास्फीन होता है, जो कि विल्किंसन कैटालिस्ट का ये नाम क्या होता है, रोडियम, ये क्या हो जाता है, ट्राइफेनिल फास्फीन, यानी ट्राइफेनिल फास्फीन, ट्राइफेनिल फास्फीन, एक होता है फास्फीन, एक होता है ट्राइफेनिल फास्फीन। फास्फीन किसको बोलते हैं, PS3 को, किसको बोला जाता है, PS3 को, जबकि ट्राइफेनिल फास्फीन किसको बोलते हैं, PS, ये क्या हो जाएगा, PS का P, और यहाँ से क्या हो जाएगा, होल थ्राइज, और ये क्या हो जाएगा, Cl, ये इसी को बोला जाता है विल्किंसन कैटालिस्ट। तो विल्किंसन कैटालिस्ट में ये ट्राइफेनिल फास्फीन रोडियम क्लोराइड होता है, तो फास्फीन होता है कि ट्राइफेनिल फास्फीन होता है, ट्राइफेनिल फास्फीन होता है, तो ये बात भी गलत है, NCERT की लाइन। अगला स्टेटमेंट पढ़िए, द स्टेबिलिटी कांस्टेंट कैल्शियम मैग्नीशियम आर सिमिलर विथ EDTA, जो कैल्शियम इस EDTA के साथ बनाएगा तो ये क्या बना लेगा, ये CaEDTA बना लेगा, और ये मैग्नीशियम जब EDTA से जुड़ेगा तो क्या बनेगा, MgEDTA बना लेगा, MgEDTA बना लेगा, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेगा, और ये कैल्शियम का स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, मैग्नीशियम का कम होता है, दोनों का बराबर नहीं होता। किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, कैल्शियम का, यानी ये वाला स्टेटमेंट तो गलत है, यानी कौन सा सही हो जाएगा, A, B और C, IIT 2023 का क्वेश्चन, NCERT की लाइन। क्लियर है, और यही क्वेश्चन नीट में आ जाएगा तो लोगों के लिए नया हो जाएगा, क्योंकि नीट वाले में एक बार साल भर में एक बार पेपर होना है, तो उनको ज्यादा मौका मिलता नहीं, और ये अगर ये दे दिया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ गए, ये लाइन आ गया, NCERT की लाइन आ गया, तो उनके लिए नया क्वेश्चन हो जाएगा, जबकि ये नया क्वेश्चन तो है ही नहीं। जो लोग प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन लगा रहे हैं, उनको नीट 2026 का पेपर बिल्कुल आसान होने वाला है, और जो नहीं लगा के जाएंगे, जो केवल NCERT पढ़ के जाएंगे मगर उसका क्वेश्चन नहीं लगा के, उससे बेस्ट क्वेश्चन नहीं लगा के जाएंगे, तो उनके लिए जो कुछ भी आएगा वो नया ही होगा, क्योंकि जो नीट का PYQ भी आएगा तो वो थोड़ा सा बदला रहेगा ना, थोड़ा सा वैल्यू बदला रहेगा PYQ ही, मगर थोड़ा सा पैटर्न बदला रहेगा, कुछ नए क्वेश्चन आ जाएंगे, वो NCERT की लाइन से, वो नए क्वेश्चन कौन से होंगे, ये सब वाले होंगे। क्लियर है, अगला IIT 2024 का, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल ब्रिज बिटवीन मेटल एटम, किसमें ब्रिज लिगेंड पाया जाता है, किसमें होता है, अभी तो बताया, ये इस वाले में ब्रिज लिगेंड नहीं होता, इस वाले में ब्रिज लिगेंड नहीं होता, केवल नॉर्मल लिगेंड होता है, 10 नॉर्मल, जबकि इस वाले में क्या होता है, ब्रिज लिगेंड होता है, 2 ब्रिज लिगेंड होता है, जैसे अभी बताया। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इसमें क्या होता है, ब्रिज लिगेंड नहीं है, सिर्फ नॉर्मल लिगेंड है, और कितने नॉर्मल लिगेंड है, 10, जबकि इस वाले का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, इस वाले मेटल कार्बोनिल में 2 जो है ब्रिज लिगेंड है, और 6 जो है नॉर्मल लिगेंड है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, हमसे कहा किसमें ब्रिज लिगेंड, ये इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल ब्रिज लिगेंड फॉर्म होता है, किसमें ब्रिज लिगेंड होता है, इस वाले में ब्रिज लिगेंड होगा, NCERT की लाइन। और ये अभी नीट में आया नहीं, और नीट में जब पूछ लेगा यही NCERT की लाइन है, और नीट वालों के लिए ये क्वेश्चन नया हो जाएगा, जबकि नया नहीं है पुराना। फिर वही पूछा IIT 2023 में, कह रहा है कि नंबर ऑफ ब्रिज लिगेंड और ये कोबाल्ट बॉन्ड इन ये CO2 CO3 ये इसमें, तो बताओ कितने ब्रिज लिगेंड है, और कितने कोबाल्ट बॉन्ड है, और कितने ब्रिज लिगेंड है। तो देखो यहाँ पे सिंपल है, कितने कोबाल्ट बॉन्ड है, कितने ब्रिज लिगेंड है, अभी NCERT का है, तो बताओ कोबाल्ट और कोबाल्ट बॉन्ड कितने हैं, 1, कोबाल्ट और कोबाल्ट कितने बॉन्ड है, 1, और ब्रिज लिगेंड कितना है, 2, और नॉर्मल लिगेंड कितना है, 6। यानी इस कॉम्प्लेक्स में, इस मेटल कार्बोनिल में ब्रिज लिगेंड कितना है, 2, और ये कोबाल्ट टू कोबाल्ट बॉन्ड कितना है, 1। तो कौन सा ऑप्शन, D ऑप्शन IIT 2019, कुछ नया नहीं है।
एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन देखो जाके, एनसीईआरटी में ये फिगर देखो जाके वहां पे, तो केवल पढ़ लेने से थोड़ी हो जाएगा एनसीईआरटी। कि आप एनसीईआरटी पढ़ लिए, हम एकदम रट लिए हैं, तो रट लेने से नहीं होगा, आपको उसको प्रैक्टिकल अप्लाई करने आना चाहिए। क्वेश्चन के थ्रू जाओगे तो लॉन्ग टर्म याद रहेगा। केवल ये ऐसे याद कर लेने से, फिजिक्स के क्वेश्चन किसको फार्मूला F बराबर ma नहीं याद है, मगर F बराबर ma पे अनगिनत क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और वो सिखाएगा सिर्फ क्वेश्चन। जितना आप फिजिक्स के क्वेश्चन लगाओगे उतना आपका फिजिक्स में कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। सिर्फ ये सोचो कि हम नोट्स पढ़ लेंगे, नोट्स एकदम रट्टा मारे हैं, एक एक फार्मूला हमें रटा हुआ है, मगर फार्मूला रटा है, फार्मूला किसको नहीं रटा होता, मगर फार्मूले के साथ जरूरी है कि वो फार्मूला कब और कैसे अप्लाई करना है। अब जो पैटर्न है नीट का, वो ऐसे नहीं कि केवल ऐसे डायरेक्ट कर दिया, पहले आपको अपने माइंड में उसको एनालाइज करना होगा, कुछ चीजें निकालनी पड़ेगी, तब जाके वो फार्मूला में अप्लीकेबल होता है। तो पहले आप नोट्स पढ़ेंगे, नोट्स का फार्मूला याद होना चाहिए, और फार्मूले से ज़्यादा जरूरी आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, क्योंकि F बराबर ma सबको याद होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला सबको याद होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला सबको याद होता है, मगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब क्वेश्चन लगाने बैठेंगे तो अलग अलग क्वेश्चन में वही फार्मूला लगेगा, मगर अलग अलग तरीके से लगेगा, और वो सिर्फ और सिर्फ सिखाएगा क्वेश्चन, वो सिर्फ और सिर्फ सिखाएगा क्वेश्चन। पीआईक्यू जितना लगाएंगे उतना ही वो सिखाएगा। तो जितना आप फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपकी एनसीईआरटी तैयार होगी। सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेने से आपका एनसीईआरटी तैयार नहीं होगा, क्वेश्चन लगाओगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो नीट 2026 का पेपर आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाला है। अगर आप सोचो कि हम ये इसको हमारे क्या जरूरत है, इसको क्या लगाने की जरूरत है, एनसीईआरटी लगाने की जरूरत है, इसको नहीं, ये तो समझो ही नहीं कि ये किसका क्वेश्चन है, कि ये नीट का है कि आईटी का है। बस हमें ये तय करना है कि अभी हमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन चाहिए। और ये बताओ, ये इधर उधर का गाइड लगाने से अच्छा है कि जो एजेंसी है, कौन है एजेंसी, एनटीए, और कहाँ से पेपर बनाता है, एनसीईआरटी से। नीट का पेपर कहाँ से बनता है, एनसीईआरटी से। जेई का पेपर कहाँ से बनता है, एनसीईआरटी से। जेई का पेपर कौन देता है, वही 12th और 12th के 1 साल बाद। और नीट का भी पेपर कौन देता है, 12th के बच्चों के लिए ही बनाया जाता है। तो चाहे जेई मेंस का पेपर हो, चाहे नीट का पेपर हो, वो 12th के बच्चों के लिए ही बनाया जाता है, उन्हीं के लेवल का बनाया जाता है, बहुत हाई लेवल का, पीएचडी लेवल का नहीं पूछा जाता। कि आप सोचो नीट के लिए पीएचडी लेवल का पेपर बन रहा है, आईआईटी के लिए पीएचडी वालों के लिए पीएचडी लेवल का क्वेश्चन बन रहा है। आईआईटी देता कौन है, आईआईटी में बस 2 ही मौके मिलने हैं आपको, ये एक 12th में और एक 12th के बाद। सोचो उनकी क्या वो मेंटेलिटी होगी, वो क्या होते हैं, वो कैसे बच्चे होते हैं, वही 12th वाले बच्चे होते हैं, एकदम फ्रेशर बच्चे, एकदम फ्रेशर लोग। तो वैसे आप भी एकदम बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो बिल्कुल फ्रेशर की तरह एनसीईआरटी पढ़िए। और एनसीईआरटी एक्चुअल एजेंसी जो है उसके क्या माइंडसेट है, उसके एग्जामिनर का क्या माइंडसेट है, हमें उसको पकड़ना है। किसी गाइड का माइंडसेट क्या है, हमें उसको नहीं पकड़ना है। हमें किसी एग्जामिनर का, मेन एग्जामिनर, एनटीए एजेंसी का जो एग्जामिनर है उसका माइंडसेट क्या है, वो कैसे क्वेश्चन बनाता है, वो एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन बनाता है, हमें मेन उसका पकड़ना है। हम किसी गाइड का, किसी टीचर का माइंडसेट पकड़े तो टीचर तो अनगिनत क्वेश्चन बना सकता है, मगर मेन जो होता है आपका ये है एनटीए एजेंसी आपका मेन है। क्योंकि एनटीए एजेंसी ही आपका नीट का पेपर बनाता है और जेईई मेंस का पेपर बनाता है, और दोनों 12th वाले के लिए ही बनाता है। वो बहुत हाई लेवल पीएचडी लेवल का पेपर नहीं बनाते हैं, 10th वाले बच्चों के लिए ही बनाते हैं, बिल्कुल फ्रेशर बच्चों के लिए बनाते हैं, रिपीटर के लिए नहीं बनाते हैं। तो इसीलिए नीट में, जेईई में ज़्यादातर सिलेक्शन फ्रेशर बच्चों का होता है, और एम्स में तो ज़्यादातर बच्चे फ्रेशर ही होते हैं, क्योंकि वो फ्रेशर जो होते हैं वो चीज़ अभी से उसी समय सीख लेते हैं जो रिपीटर नहीं सीख पाते हैं। तो ये बहुत हाई लेवल, ये सब लेवल वो सब नहीं होता, सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड होता है कि आपका ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड है, तो ये क्वेश्चन आपको लगा लेंगे। तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन। अब बताओ, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का है, एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का नहीं है, और ये देना है आपको, ये देंगे 12th वाले। तो आप पहले से ही तैयार रहिए, गारंटी है कि आपका नीट 2026 का पेपर बिल्कुल नया नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि आप टेस्ट पेपर में बैठे हो, बिल्कुल आसानी से सेलेक्ट होके बाहर निकलोगे। चलिए अगला देखो, फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया आईटी 2017 का, फिर वही क्वेश्चन पूछ लिया, इसका बताओ इसमें कितने सीओ बॉन्ड है, सी कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड है, और किसमें कितने 4 लिगेंड। तो पहले तो ये कॉम्प्लेक्स एनसीईआरटी का बनाइए। तो कोबाल्ट का कितना होता है, 27, कोबाल्ट का कितना होता है 27, और उनके बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड, तो 28 हो जाएगा। 28 और 2 क्या हो जाएगा, 28 और 2 क्या हो जाएगा 30, और 30 और 2 क्या हो जाएगा, ये 30 और 2 क्या हो जाएगा 32, और 32 और 2 क्या हो जाएगा 34, और 34 और 1 क्या हो जाएगा 35, और 35 और 1 क्या हो जाएगा 36। तो कोबाल्ट का कितना होता है 27, 1 28, 29, 31, 30 और 2 क्या हो जाएगा 32, और 32 और 2 क्या हो जाएगा 34, और 34 और 2 क्या हो जाएगा
36 हो जाएगा। तो इसमें बताओ कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड कितने हैं, 1, और इसमें ब्रिज लिगेंड कितना है, 2, और इसमें नॉर्मल लिगेंड कितना है, 6। तो यहाँ बताइए यहाँ पे कोबाल्ट और कोबाल्ट के बीच बॉन्ड कितना है, 1। हाँ ये तो सही है। अच्छा 4 टर्मिनल CO है, नहीं 4 टर्मिनल CO नहीं है, कितना है, 6 टर्मिनल CO है। तो ये वाला तो ऑप्शन गया। अच्छा तो यहाँ आप देखिए ये वाला ऑप्शन पढ़ते हैं, कोबाल्ट कोबाल्ट के बीच एक बॉन्ड है, बिल्कुल सही बात है, कोबाल्ट और कोबाल्ट के बीच एक बॉन्ड है। अच्छा 6 टर्मिनल CO है, हाँ बिल्कुल सही बात है, 6 टर्मिनल CO है। 2 ब्रिज लिगेंड है, सही बात है, 2 ब्रिजिंग CO है, हाँ बिल्कुल सही बात है, 2 ब्रिज CO है। यानी कौन सा ऑप्शन, बी ऑप्शन एनसीईआरटी के लाइन क्वेश्चन देख रहे हो, ये एनसीईआरटी का है। ये कमाल है एनसीईआरटी का, और ये कमाल है एनटीए का, उस मेन एग्जामिनर का, जो इस तरीके का क्वेश्चन देखो कई बार यही क्वेश्चन बनाया, कई बार यही क्वेश्चन बनाया, और यही क्वेश्चन नीट में आ जाएगा। तो आपको जो ये अभी तक नीट में ऐसा आया नहीं है, नीट में ये एनसीईआरटी वाला आया नहीं, क्योंकि उसको मौका नहीं मिलता, क्योंकि उसको 45 क्वेश्चन बनाने हैं और हर चैप्टर से बनाने हैं। अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बनाना है तो उसको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी देखना है, उसको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी भी देखना है, उसको वर्नर थ्योरी भी देखना है, उसको आईपीएससी नेम से भी क्वेश्चन है, उसमें आइसोमेरिज्म भी है, और ये क्या है, मेटल का ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड भी है। तो उसको देखना पड़ता है, 6 टॉपिक है, और 6 टॉपिक में से बस उसको 2 ही क्वेश्चन देने हैं। 2 से बहुत करेगा 3 क्वेश्चन दे देगा, तो 6 टॉपिक में से 3 क्वेश्चन दे देगा, तो उसके लिए ही मुश्किल काम होता है कि किस टॉपिक से, कौन सी ईयर में किस टॉपिक से क्वेश्चन दे। ठीक है, तो किसी भी टॉपिक से, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 6 टॉपिक है, और 6 टॉपिक में से किसी 2 या 3 टॉपिक से क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। बस यही है कि आपकी प्रैक्टिस तगड़ी होनी चाहिए, आपकी तैयारी पूरी रहनी चाहिए, यानी आपसे चाहे जो क्वेश्चन पूछे आप हर चीज के लिए तैयार हैं। क्लियर है। अगला, ये भी एनसीईआरटी की लाइन, एनसीईआरटी की लाइन का क्वेश्चन आईटी 2024, सॉरी आईटी 2004। तो कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हैव ग्रेट इंपॉर्टेंस इन बायोलॉजिकल सिस्टम, इन दिस कॉन्स्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हाँ एनसीईआरटी की लाइन में यही तो लिखा था कि बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या होता है। तो देखो ये एनसीईआरटी की लाइन भी हमारी तैयार होगी। तो साइनोकोबालामिन B12 कंटेन कोबाल्ट, हाँ बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी ने बताया था। एनसीईआरटी की लाइन है कि साइनोकोबालामिन में क्या होता है, कोबाल्ट मेटल होता है +K2 फॉर्म में। अच्छा दूसरा स्टेटमेंट, हीमोग्लोबिन इज रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड कंटेन आयरन, हाँ बिल्कुल सही बात है, एनसीईआरटी की लाइन है। हीमोग्लोबिन ये क्या होता है, एक टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, इसमें आयरन जो होता है वो सेंट्रल मेटल होता है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अच्छा क्लोरोफिल इज ग्रीन पिगमेंट इन प्लांट और कंटेनिंग ये कैल्शियम, नहीं क्लोरोफिल में एनसीईआरटी ने लिखा था, क्या लिखा था, मैग्नीशियम सेंट्रल मेटल होता है, कैल्शियम नहीं होता। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा, और इसका मैग्नीशियम हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट गलत है, हमसे गलत वाला ही पूछा था। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी। मगर हम चारों ऑप्शन देखेंगे, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड एंजाइम एंड कंटेंट जिंक, बिल्कुल सही बात है, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एनसीईआरटी की लाइन है, उसमें सेंट्रल मेटल जो होता है जिंक होता है, बिल्कुल सही बात है। तो कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। अब देखो ये मैंने क्वेश्चन पढ़ा, तो हमें ये एनसीईआरटी की 4 लाइन भी याद हुई, सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, हमने एनसीईआरटी की 4 लाइन भी याद किया। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन क्वेश्चन है। चलिए अगला, अगला बताइए, फिर से वही क्वेश्चन आईटी 2024 का, कह रहा है कि इन द कोबाल्ट कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स C2CO, अनगिनत बार कई बार तो पूछ चुका। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ CO बॉन्ड कितना होता है, नंबर ऑफ CO बॉन्ड 1 होता है, इसमें कितने नंबर ऑफ CO बॉन्ड होता है 1, और कितने टर्मिनल CO होते हैं 6। तो ये इसके टर्मिनल CO 6 होते हैं, और एक CO बॉन्ड होता है, कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड होता है, और 2 ब्रिज लिगेंड होता है। तो हमें कहा कि CO बॉन्ड क्या है, X है, और ये टर्मिनल कितने हैं, Y है। तो ये कितने CO बॉन्ड होते हैं 1, और कितने टर्मिनल है 6। तो टोटल कितना हो जाएगा आंसर, X + Y कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा ये। अच्छा अगला, आईआईटी 2022 एनसीईआरटी की लाइन का क्वेश्चन देखो, नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स विल एग्जिबिट सिनर्जिक इफेक्ट, किसमें सिनर्जिक इफेक्ट पाया जाता है। तो मैंने बताया था सिनर्जिक इफेक्ट के 2 शर्त हैं। पहला शर्त होता है कि उसके पास क्या होता है, पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड लगा हो, क्या लगा हो, पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड लगा हो, पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड लगा हो। और पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड कौन होते हैं, जैसे पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड कौन होते हैं, तो सिनर्जिक इफेक्ट शो करने का पहला शर्त होता है पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड। पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड क्या होता है, जैसे CO होता है, जैसे CN होता है, जैसे C2H4 होता है, और ये जैसे क्या हो जाता है, ये AS, ये क्या हो जाएगा AS, ये R3AS हो जाता है। ये इसमें क्या होता है, पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
खाली होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल खाली होता है। पहले ये सेंट्रल मेटल को अपना बॉन्ड कोऑर्डिनेट करता है, और दूसरा कंडीशन होता है कि सेंट्रल मेटल के पास एट लीस्ट एक डी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एट लीस्ट क्या हो जाना चाहिए? एट लीस्ट वन डी इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो यानी यहाँ कहने का मतलब इसके पास ये क्या है? पाई एक्सेप्टिंग लिगेंड है। पहले ये इसको डोनेट करेगा, फिर ये सेंट्रल मेटल से डी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो इसमें ये सिनर्जिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है, क्योंकि मेटल सिनर्जिक इफेक्ट किसमें देखने को मिलता है? मेटल कार्बोनिल। तो ये मेटल कार्बोनिल इसमें भी दिखेगा, तो ये भी मेटल कार्बोनिल है। पहले ये सेंट्रल मेटल को अपना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्वांटेट बनाएगा, फिर ये डी इलेक्ट्रॉन इससे एक्सेप्ट करेगा अपने ये, तो इसमें भी सिनर्जिक इफेक्ट है। और यहाँ पे बताइए ये भी मेटल कार्बोनिल है, पहले इसको कोऑर्डिनेट करेगा, फिर मैग्नीज से डी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो इसमें भी सिनर्जिक इफेक्ट है। यानी कितने में सिनर्जिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है? तीनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सिनर्जिक इफेक्ट देखने को मिल रहा है। अगला देखना, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट इन फेलिक सोल्यूशन। तो बताओ फेलिक सोल्यूशन में जो कॉम्प्लेक्स है उसमें स्पिन ओनली मैग्नेटिक, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना? तो फेलिंग सोल्यूशन किसको बोलते हैं? तो आप फेलिंग सोल्यूशन आपको बताया था, फेलिंग एक होता है फेलिंग सोल्यूशन ए, एक होता है फेलिंग सोल्यूशन बी। फेलिंग सोल्यूशन ए जो होता है वो क्या होता है? कॉपर सल्फेट क्या होता है? एक्वस कॉपर सल्फेट होता है। और ये क्या होता है? फेलिंग सोल्यूशन बी क्या होता है? सोडियम, ये क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट हो जाता है। तो ये फेलिंग सोल्यूशन ए से ही पता चल जाएगा। और यहाँ कॉपर के ऊपर कितना चार्ज आएगा? प्लस का 2, तो यहाँ इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? कॉपर का कितना होता है? 29। 29 का मतलब क्या हो जाता है? 4s1 और क्या हो जाएगा? 3d10। अच्छा, इसमें से अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो ये क्या बचेगा? 4s0 और क्या हो जाएगा? 3d9। क्या हो जाएगा? 3d9। अच्छा, इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 9 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो बताइए इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1 2 3 4 और क्या हो जाएगा? 5 6 7 8 और क्या हो जाएगा? 9। इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? एक अनपेड, और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा? एक के साथ लगता है 73, यानी 1.3 बोहर मैग्नेट्रॉन। इसका आंसर होगा 1.3 बोहर मैग्नेट्रॉन। क्लियर है? चलिए अगला है, अगला बताइएगा, ये नंबर ऑफ ब्रिज सीओ लिगेंड, इसमें कितने ब्रिज लिगेंड है? एक भी नहीं। इसमें क्या होता है? 10 के 10 नॉर्मल लिगेंड होते हैं, ब्रिज लिगेंड नहीं होते हैं। यही अभी बनाया है एनसीईआरटी का। बताओ इसमें कितने ब्रिज लिगेंड है? एक भी ब्रिज लिगेंड नहीं है। 10 के 10 जो हैं वो नॉर्मल लिगेंड है। तो इसमें आपसे पूछा कि इसमें इस वाले कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में कितने ब्रिज लिगेंड है? तो एक भी नहीं लिगेंड है, 0। कौन सा हो जाएगा? 0। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, तो इस चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जेईई मेंस का लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, तो ये आपका पूरा ओवरऑल पीवाईक्यू हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए। तो कह रहा है कि द स्टेप वाइज फॉर्मेशन ऑफ ये कॉम्प्लेक्स, तो ये कॉम्प्लेक्स आप बना रहे हो, ये कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, तो ये कॉम्प्लेक्स आप बना रहे हो स्टेप वाइज बना रहे हो। जैसे कॉपर का एक अमोनियस कराया तो ये पहले ये बना, तो इसके लिए क्या होता है? स्टेबिलिटी कांस्टेंट K1 हो जाएगा। और यहाँ बताइए फिर ये जो बना इसमें एक और अमोनिया जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा, तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ये जो बना इसमें एक और अमोनिया जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा, स्टेबिलिटी कांस्टेंट 3 हो जाएगा। अच्छा, ये जो बना इसमें एक और अमोनिया जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स ये हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। और ये स्टेबिलिटी कांस्टेंट K1 का वैल्यू दिया है इतना, K2 का दिया है इतना, K3 का दिया है इतना, और K4 का इतना दिया है। और फिर हमसे पूछा है ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन ऑफ। अब ये जो बनाया है आपने, ये जो बनाया है इसको अब तोड़ो, जैसे ये बनाए हो वो उसको तोड़ो। तो ये हमें स्टेबिलिटी कांस्टेंट दिया है, बनाने का स्टेबिलिटी कांस्टेंट दिया है, और हमसे तोड़ने वाले का पूछा है तो डिसोसिएशन कांस्टेंट पूछा है। क्या पूछा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर डिसोसिएशन। तो यानी बिल्कुल आसान है। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट ये बताओ ये क्या होगा? ये इसको अगर बनाना है तो ये केवल ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बराबर क्या हो जाएगा? ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बराबर K हो जाएगा। तो K बराबर क्या हो जाएगा? सिंपल सेम रखेंगे, ये आपस में इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो ये क्या बचा? Cu और 4NH3 बराबर ये, तो यानी ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? K1 इंटू क्या हो जाएगा? K2 इंटू क्या हो जाएगा?
K3 इंटू क्या हो जाएगा K4, और जब इसकी वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू जब आप रखते हैं तो इसकी वैल्यू रखने पे तो बताइए कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू रखेंगे तो बताओ इसकी वैल्यू रखिए कितना आ जाएगा। तो यानी K1 K2 K3 का K1 की वैल्यू 10⁴, K2 की वैल्यू है 1.58 इंटू 10⁻3 और 5 की इसकी वैल्यू है इतना, इसकी वैल्यू इतना। तो ये बताइए क्या हो जाएगा, तो आपका K1 का बताओ ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, तो आप कह सकते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी के बराबर हो जाएगा K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4, ये हो जाएगा। तो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बराबर हो जाएगा, K1 दिया है 10⁴ और K2 दिया है 1 ये क्या दिया है 1.58 इंटू 10⁻3 और 5 इंटू 10⁻2 और ये 1.58 इंटू 10⁻3 और K3 दिया है ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 10⁻2, 5 इंटू 10⁻2 और K4 आपको दिया है कितना दिया है, K4 दिया है आपको 10⁻2 दिया है। तो इसका ओवरऑल ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 से ज़्यादा 7.9 इंटू 10⁻11। मगर हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे ये पूछा है तो ये तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट होगा, क्योंकि ये फार्मेशन वाला है। क्या होगा, ये ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट किसका है, फार्मेशन वाले का है। यानी ये फार्मेशन वाला है, ये फार्मेशन आपने कराया तो ये बना था, फार्मेशन आपने किया था तो ये आपका कॉम्प्लेक्स बना था, तो ये फार्मेशन के लिए है। मगर हमें डिसोसिएशन के लिए पूछा है, तो डिसोसिएशन के लिए बताइए क्या हो जाएगा। तो ये डिसोसिएशन का मतलब इसका जस्ट रिवर्स कर देंगे, जस्ट रिवर्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा। और डिसोसिएशन होगा तो बताइए, तो ये टूट जाएगा, किस में टूटेगा, कॉपर आयन में। और ये क्या हो जाएगा, प्लस का 4NH3। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट यानी हमसे पूछा गया ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट, क्या पूछा गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट या इसी को बोलते हैं इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, इनस्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। एनसीईआरटी में दिया है फार्मूला इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट। और एनसीईआरटी में इसका सिंबल दिया है, इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट का सिंबल दिया है, क्या दिया है, बीटा। और ये बताया है ये रेसिप्रोकल ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, रेसिप्रोकल ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट, रेसिप्रोकल ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट हो जाएगा। रेसिप्रोकल ऑफ स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी कहने का मतलब इनस्टेबिलिटी कांस्टेंट जो होता है बीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी 1/7.9 इंटू 10⁻11। तो इसका आंसर आ जाएगा 1.26 इंटू 10⁻12। ये है लास्ट क्वेश्चन, ये था आपका, ये आपका ये है। तो कौन सा हो जाए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इतना आ जाएगा। तो ये था ओवरऑल आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जेईई मेंस का आईआईटी का क्वेश्चन। देख रहे हो कितने हल्के हल्के क्वेश्चन थे, एक एक लाइन के क्वेश्चन थे, बिल्कुल हल्के, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड। एक भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर का नहीं था, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी, सारे एनसीईआरटी के लाइन को इसने कवर किया है। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन 2024, 2025, 2023, 2022 एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मिले हैं और ढेर सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो प्रैक्टिस करने में ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ लेना और एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कर लेना दोनों अलग बात है। तो प्रैक्टिस करेंगे नीट के पीवाईक्यू से, प्रैक्टिस आप कर सकते हैं जेईई मेंस से। इधर उधर का गाइड लगाने से अच्छा है कि किसी टीचर का माइंड पढ़ने से अच्छा है कि मेन एग्जामिनर जो है उसका माइंड रीड करिए, यानी एनटीए का माइंड रीड करिए। ये क्वेश्चन किसने बनाया है, एनटीए ने। ये सब क्वेश्चन किसने बनाए हैं, एनटीए ने। और नीट का पेपर कौन बनाएगा, एनटीए। तो अगर हम आपको कोई क्वेश्चन बना के दें और ये जो एनटीए को कोई क्वेश्चन बना के दिया है, तो आपको किससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, एनटीए का। यानी मेन एग्जामिनर जो है वो एनसीईआरटी को कैसे देखता है, वो एनसीईआरटी से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपको क्वेश्चन बना के दे दें, हम कैसे सोचते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यानी आपको यानी एनटीए के पैटर्न पे रहना है, एनटीए के एग्जामिनर के पैटर्न पे रहना है। एनटीए कैसे एनसीईआरटी को देखता है, एनटीए का एग्जामिनर कैसे एनसीईआरटी क्वेश्चन बनाता है, वो ये बताएगा। ठीक है, तो वो हम नहीं बताएंगे, क्योंकि हम बनाएंगे तो ऐसे अनगिनत क्वेश्चन हम बना सकते हैं, हम अपना कुछ भी माइंड लगा सकते हैं। मगर ये पॉइंट टू पॉइंट माइंड वाला है, यानी मेन एग्जामिनर का पॉइंट का क्वेश्चन है। और यहाँ से देखना, एक एक क्वेश्चन आपने देखा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, बिल्कुल नीट की तरह एक एक लाइन का क्वेश्चन। ये कौन देता है,
ट्वेल्थ में हो जो होता है और ट्वेल्थ के 1 साल बाद। और नीट वाले भी ट्वेल्थ के लिए ही ये जो पेपर बनाया जाता है, नीट का पेपर हो चाहे जेईई मेंस का पेपर हो, वो बनाया जाता है ट्वेल्थ के बच्चों के लिए जो बोर्ड के बच्चे हैं, क्योंकि वो पेपर ऐसा बनाते हैं कि बोर्ड के बच्चे सॉल्व कर पाएँ। ऐसा नहीं कि वो बहुत रिपीटर के लिए बनाते हैं कि रिपीटर सॉल्व करें, नहीं, उनको ज़्यादातर ज़्यादा बच्चे फ्रेशर चाहिए होते हैं, ज़्यादातर ज़्यादा को डॉक्टर फ्रेशर को बनाना है, इंजीनियर फ्रेशर को बनाना है, जो ट्वेल्थ में है, जो अभी इसी साल बोर्ड का पेपर दिए हैं, ये सब उनके लिए क्वेश्चन है। और सोचो जब उनके लिए क्वेश्चन है तो क्या आप कह सकते हैं ये कठिन है? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। ये एनसीईआरटी से बना हुआ है, एकदम लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से बना हुआ है और आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। यानी अगर आप इसको लगाते हैं तो आप एकदम पॉइंट पे रहेंगे। किसी ये टीचर का नहीं है, किसी टीचर का माइंड नहीं है, मेन एग्जामिनर का माइंड है, वो कैसे एनसीईआरटी देखता है, वो कैसे पूछता है ये। तो ये हमारा ओवरऑल हुआ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमने नीट का पीओक्यू देखा, हमने जेईई मेंस का पीओक्यू देखा। अगला हमारा टॉपिक होगा आयनिक इक्विलिब्रियम का। नीट का पीओक्यू हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, आयनिक इक्विलिब्रियम। फिर हर चैप्टर का मैं ऐसे आपको ये पीओक्यू प्रोवाइड कर दूंगा और इसी स्पेस में सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको भी इसी स्पेस में ही सॉल्व करना है। ऐसा नहीं कि मैं आपको बहुत एक पेज में बताऊं सोल्यूशन, आप भी एक पेज में करिए। एक पेज में करिए तो आप क्वेश्चन मेन एग्जाम में कर ही नहीं पाएंगे। टेस्ट पेपर में कहाँ आपको एक पेज मिलता है? आप फिजिक्स के क्वेश्चन को प्रैक्टिस आदत बनाए हैं कि एक पेज में सॉल्व करने के लिए, मगर आपको टेस्ट पेपर में या मेन एग्जाम में कभी क्या एक पेज मिलेगा किसी क्वेश्चन के लिए? नहीं मिलेगा। आपको उसी स्पेस में, इसी के बीच में जो स्पेस होता है, इसी स्पेस में सॉल्व करना होता है। तो मैं आपको ऐसे ट्रेन करूंगा कि इसी स्पेस में आपको भी सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको एक एक पेज पे आपको क्वेश्चन उसको सोल्यूशन बताएंगे तो आप भी एक पेज पे सोल्यूशन करेंगे, तो यानी आप मतलब कि मेन एग्जाम वाले दिन नहीं कर पाएंगे, ना टेस्ट पेपर में परफॉर्म कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन होता है, ये क्वेश्चन के बीच में जो स्पेस होता है, इसी स्पेस में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये बात का भी ध्यान रखना है, अपने आप को इस बात का भी ट्रेंड करना है। नहीं, बहुत लोगों की आदत होती है कि फिजिक्स या केमिस्ट्री के क्वेश्चन पहले एक रफ भरेंगे, खूब रफ भरेंगे, यानी एक क्वेश्चन एक पन्ने में सॉल्व कर रहे हैं, और जब टेस्ट देते हैं तो टेस्ट में नंबर ही नहीं आते। ना फिजिक्स के क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ना केमिस्ट्री के क्वेश्चन सही हो रहे हैं। क्यों नहीं सही हो रहे हैं? ऐसा नहीं है कि उनको क्वेश्चन नहीं आ रहा था, उनको आदत नहीं है कि इतने स्पेस में सॉल्व करने की। उनको आदत क्या है, अगर फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया, केमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया, तो एक पन्ने में सॉल्व करेंगे पूरा एकदम विधिवत, ये फार्मूला पहले लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, तब जाके वो उसको सॉल्व करेंगे। तो वो आदत वही वाली रहती है, और जब वो टेस्ट पेपर में बैठते हैं, मेन एग्जाम में बैठते हैं, आता हुआ क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने आप को साल भर ट्रेंड नहीं किया है। तो साल भर अपने आप को इस बात को भी ट्रेंड करना है कि जब भी हम पीवाईक्यू लगाएं, जब भी हम क्वेश्चन लगाएं, कम से कम स्पेस में लगाएं। अगर आपको रफ भी इस्तेमाल करना है तो रफ में भी करना है, तो छोटा छोटा लिखना है और कम स्पेस में सॉल्व करना है। ये नहीं पूरा एक पन्ना भर के आप सॉल्व कर रहे हैं। तो अधिकतर लोग इसमें, लाखों लोग ये एक पन्ना भर के सॉल्व करते हैं, और फिर जब टेस्ट पेपर देना होता है और टेस्ट पेपर या मेन एग्जाम बैठे हैं तो कर ही नहीं पाते हैं। ऐसा नहीं कि उनका फार्मूला नहीं याद है, ये नहीं याद है, सब याद है, फार्मूला वाला सब याद है, मगर जब वो करने की बारी आएगी तो उनको स्पेस ही नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी आदत एक पन्ने और एक पीछे एक पन्ना खाली होता है। अब पीछे एक पन्ना खाली होता है, अगर आपने 100 क्वेश्चन पे पन्ना पलटा, तो यानी एक क्वेश्चन में मान लेते हैं एवरेज 3 सेकंड लगा पन्ना पलटने में, तो आपका 300 सेकंड गया, और 300 सेकंड का मतलब 3 मिनट गया, और 3 मिनट में कम से कम आपका 5 क्वेश्चन छूट जाएगा। आप 5 क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो यानी अपने माइंड को इस तरीके से ट्रेंड करना है, अपने आप को इस तरीके से ट्रेंड करना है कि अगर रफ पे करें तो बहुत छोटा छोटा लिख के, बहुत ही कम स्पेस में, बहुत ही कम जगह पे, बहुत ही कम स्टेप में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और जैसे यहाँ अगर ये टेस्ट पेपर में कर रहे हैं तो टेस्ट पेपर वाला आदत बनाइए, इसी को कम स्पेस में सॉल्व करना है। ठीक है, कभी भी एक पेज में सॉल्व करने की गलती नहीं करना है, क्योंकि हमें टेस्ट पेपर में उतरना है। ये नहीं कि हम कुछ एक एक पन्ने में सॉल्व करें और टेस्ट पेपर में परफॉर्म ही न कर पाएँ, मेन एग्जाम में परफॉर्म ही न कर पाएँ, आता हुआ क्वेश्चन हमसे ना हो, हड़बड़ा जाए या हड़बड़ी में छूट जाए, या हमें बहुत सारा उलझन हो जाता है, क्योंकि लास्ट में आप फिजिक्स ही करते हैं। सबसे लास्ट में क्या होता है, अधिकतर लोग क्या होते हैं, बायोलॉजी पहले करते हैं, फिर केमिस्ट्री करते हैं, फिर लास्ट में फिजिक्स करते हैं, और फिजिक्स के आते हुए क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो अपने माइंड को ट्रेंड नहीं किए होते हैं, क्योंकि उनको बहुत ट्रेंड क्या किए हैं कि एक एक पन्ने में सॉल्व करके बैठे हैं फिजिक्स को। जबकि आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स हो या कोई भी हो, आपको कम स्पेस में, छोटे छोटे अक्षरों में, कम स्टेप में इसको सॉल्व करना है। क्लियर है?
तो ये आज के लिए इतना ही। तो ये हमारा खत्म हुआ, ये हमने आपको कराया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नीट का पीओक्यू और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जेई मेंस का पीओक्यू। बहुत इंटरेस्टिंग था, ज़्यादा मज़ा तो इसी में आया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होने वाला है आयनिक इक्विलिब्रियम। इसी तरीके से सारे नीट का पीओक्यू हम करा देंगे यहाँ पे इसी चैनल पे। ठीक है, आज के लिए इतने, थैंक यू, धन्यवाद।